आखिरकार डैन कूपर तो नहीं मिला, लेकिन उसी के अंदाज में 7 महीने के भीतर और भी कई सारी हाईजैकिंग हुई और सभी की सभी हाईजैकिंग डैन कूपर यानी डीबी कूपर के स्टाइल में ही हुई थी। दिनांक 24 दिसंबर सन 1971 को एवरेट होल्ट नामक एक शख्स ने मिनियापोलिस से शिकागो के लिए उड़ान भरने के बाद नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 734 को हाईजैक कर लिया और $3 लाख और 2 पैराशूट की मांग की। डैन कूपर की ही तरह एक बार फिरौती की रकम मिलने के बाद उसने सभी यात्रियों को विमान से उतरने दिया। जब वह फिरौती की रकम गिनने में व्यस्त था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन होल्ट ने भी भागने की कोशिश न करके शांतिपूर्वक अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन मई 1975 में आरोपों को खारिज किए जाने से पहले ही कुछ हेल्थ इश्यू के कारण होल्ट को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। दिनांक 12 जनवरी सन 1972 को 22 वर्षीय नौजवान बिली यूजीन हर्स्ट ने ह्यूस्टन से डलास जाते समय ब्रैनिफ फ्लाइट 38 का अपहरण कर लिया। डलास में विमान के लैंड करने के बाद हर्स्ट ने यात्रियों को सही सलामत जाने दिया, लेकिन 4 एयर होस्टेस और 3 फ्लाइट क्रू मेंबर को बंधक बना लिया। उसने फिरौती में $1 मिलियन के साथ साथ पैराशूट, एक रस्सी और एक शिकारी के जूते की मांग की। फिर बिली हर्स्ट ने पायलट से दक्षिण अमेरिका के लिए उड़ान भरने की मांग की, जबकि एयरलाइन पूरी फिरौती की रकम इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन उसी वक्त हर्स्ट के दोस्त घटनास्थल पर पहुंचे और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। सन 1973 में हर्स्ट को विमान हाईजैक का दोषी ठहराया गया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अब ठीक उसके 1 महीने बाद यानी दिनांक 20 जनवरी सन 1972 को बोस्टन के एक सेना के दिग्गज रिचर्ड चार्ल्स लपॉइंट ने लास वेगास के मैककार्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ह्यूजेस एयरवेस्ट फ्लाइट 800 में एंट्री ली और जब DC-9 टैक्सीवे पर था, तभी उसने दावा किया कि उसके पास एक बम है और उसने $50,000, 2 पैराशूट और एक हेलमेट की मांग की। प्लेन में सवार कुल 51 यात्रियों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट को रिहा करने के बाद उसने विमान को डेनवर पूर्व की ओर जाने का आदेश दिया और फिर उत्तर पूर्वी कोलोराडो के जंगलों के बीच मैदानों में डैन कूपर की तरह विमान से कूद गया। लेकिन अधिकारियों ने लोकेटर से लैस पैराशूट और बर्फ और कीचड़ में उसके पैरों के निशानों को ट्रैक करते हुए उसे कुछ घंटों के भीतर पकड़ लिया। जब न्यायाधीश ने रिचर्ड चार्ल्स लपॉइंट को 40 साल की जेल की सजा सुनाई, तो उसने कहा कि यह वियतनाम युद्ध के कारण किया गया कोई कृत्य नहीं था, बल्कि यह कृत्य कुछ हद तक मैंने सोच समझकर किया था। पुलिस द्वारा उसके घर की तलाशी लेने पर उसके कमरे में डीबी कूपर से संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिले। इससे यही सिद्ध होता है कि उसने ये सब डैन कूपर से प्रेरित होकर ही किया था। दिनांक 26 जनवरी सन 1972 को मर्लिन सेंट जॉर्ज ने न्यूयॉर्क के अल्बानी से न्यूयॉर्क शहर के लिए मोहॉक एयरलाइंस की उड़ान पर कब्जा करके मेरे पास एक बम और पिस्तौल से लैस होने का दावा करते हुए प्लेन के क्रू मेंबर और पैसेंजरों को धमकाने लगा, जो कि बाद में वो सब नकली निकला। सेंट जॉर्ज ने $2 लाख और 2 पैराशूट की मांग की, लेकिन तभी पता नहीं क्यों सेंट जॉर्ज ने अपना आपा खो दिया और विमान से पैराशूट से उतरने के बजाय न्यूयॉर्क के पाकीप्सी हवाई अड्डे पर उसके लिए एक कार तैयार करने की मांग की। लेकिन उसे एक FBI एजेंट ने गोली मारकर मार डाला, क्योंकि उसने एक एयर होस्टेस के साथ कार में भागने का प्रयास किया था, जिसे उसने अपनी सेफ्टी के लिए बंधक बना लिया था। 7 अप्रैल सन 1972 को
रिचर्ड मैककॉय जूनियर ने सबसे प्रसिद्ध कॉपीकैट हाईजैकिंग कांड किया, जो इत्तेफाक से डैन कूपर की शक्ल जैसा दिखता भी था। वह कोलोराडो के डेनवर जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 855 के बोइंग 727 में सवार हुआ और बाद में एक हैंड ग्रेनेड और एक अनलोडेड हैंडगन जैसा दिखने वाला पेपरवेट दिखाते हुए उसने 4 पैराशूट और $5 लाख की मांग की। सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पैसे और पैराशूट की डिलीवरी मिलने के बाद मैककॉय ने विमान को वापस आकाश में उड़ाने का आदेश दिया और प्रोवो यूटा के ऊपर से पैसा और पैराशूट लेकर जंप कर दिया। लेकिन उसने अपने हैंड रिटन नोट्स और एक पेपर पर अपने उंगलियों के निशान छोड़ गया, जिसे वह प्लेन में पढ़ रहा था, जिनकी मदद से उसे दिनांक 9 अप्रैल को फिरौती की नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल एंड कन्विक्शन के बाद उसे 45 साल की सजा मिली। लेकिन 2 साल बाद ही वह अपने कई साथियों के साथ फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन लुइसबर्ग की जेल से भाग निकला। लेकिन 3 महीने बाद उसे वर्जीनिया बीच के किनारे ट्रैक किए जाने पर उसे भी FBI एजेंटों के साथ गोलीबारी में मार दिया गया, जिस तरह मर्लिन सेंट जॉर्ज को मारा गया था। दिनांक 10 अप्रैल सन 1972 को स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट करने वाले और टैक्सी कैब ड्राइवर के रूप में काम करने वाले स्टेनली स्पेक ने ऑकलैंड कैलिफोर्निया से सैन डिएगो कैलिफोर्निया जाने वाले पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया। स्पेक ने हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल से लैस होने का दावा करते हुए $5 लाख और 2 पैराशूट की मांग की, लेकिन स्पेक को सैन डिएगो में FBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पता चला कि हाईजैकिंग के दौरान स्पेक पूरी तरह से निहत्था था। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी वेपन नहीं था। 5 मई सन 1972 को फ्रेडरिक विलियम हानेमन ने एलेनटाउन पेंसिल्वेनिया से मियामी फ्लोरिडा जा रही ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को रास्ते में ही हाईजैक कर लिया। वैसे तो हैनीमैन के पास फिरौती की कई सारी डिमांड थीं, जिनमें $3,03,000, 6 पैराशूट, 2 बुश चाकू, 2 जंप सूट और सिगरेट शामिल थे। वो न्यू ऑरलियंस लुइसियाना में ईंधन भरने के दौरान $3,03,000 की जबरन वसूली करने के बाद अपने मूल स्थान होंडुरास के ऊपर विमान में से पैराशूट से छलांग लगा दी। FBI और होंडुरन पुलिस द्वारा बहुत तलाश की गई और उसके सिर पर $25,000 के इनाम के बावजूद हैनीमैन 28 दिनों तक भागता रहा और आखिरकार थक हार कर टेगुसिगल्पा में अमेरिकी दूतावास के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। उसे विमान हाईजैकिंग और जबरन वसूली के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दिनांक 2 जून सन 1972 को 22 वर्षीय पूर्व आर्मी पैराट्रूपर और वियतनाम युद्ध के दिग्गज रॉब हेडी ने रेनो से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 239 को हाईजैक कर लिया। वो अपना खुद का पैराशूट ले जाने और मॉडल 357 रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हुए उसने $2,000 के फिरौती की रकम मांगी, क्योंकि ये अपहरण रात में हुआ था जब सभी बैंक बंद थे। इसलिए FBI एजेंटों को रेनो के 2 स्थानीय कैसीनो से फिरौती की रकम मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब उसे फिरौती की रकम मिल गई तो हेडी ने पायलटों को एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्लाइट पाथ पर से विमान उड़ाने को कहा। हालांकि पायलट ने समझदारी दिखाते हुए जानबूझकर उड़ान पथ को आधा डिग्री तक बदल दिया, जिससे कूदने के दौरान हेडी अपने ड्रॉप जोन से चूक गया और अगली ही सुबह हेडी को पकड़ लिया गया और 30 सितंबर सन 1972 में हेडी को विमान हाईजैकिंग के लिए कोर्ट ने उसे दोषी करार देकर 30 साल की सजा सुनाकर फेडरल जेल भेज दिया गया। बेरोजगार सर्विस स्टेशन अटेंडेंट मार्टिन मैकनेली ने दिनांक 23 जून सन 1972 को
सेंट लुइस मिसौरी से तुलसा ओक्लाहोमा जा रही अमेरिकन एयरलाइंस 727 को हाईजैक करने के लिए एक सब मशीन गन का इस्तेमाल किया और फिर विमान को ईस्टवर्ड से इंडियाना की ओर मोड़कर $5 लाख की फिरौती को लेकर डैन कूपर की ही तरफ फरार हो गया। आगे चलकर साल 2020 के एक पॉडकास्ट रेट्रोस्पेक्टिव में दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान मैकनेली ने कहा कि वह इस हाईजैकिंग के लिए डैन कूपर से प्रेरित था। 30 जून सन 1972 को डैनियल बर्नार्ड कैरे नामक एक हाईजैकर ने सिएटल वॉशिंगटन से पोर्टलैंड ओरेगन के लिए ह्यूग्स एयर वेस्ट फ्लाइट को हाईजैक करने का प्रयास किया और यह दावा किया कि उसके पास चाकू है। उसने $50,000 और पैराशूट की मांग की, लेकिन पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर उतरते ही डैनियल कैरे को अमेरिकी मार्शलों ने धर दबोचा और अनिश्चित काल के लिए उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया। शायद ये हाईजैकर मानसिक रूप से बीमार था। दिनांक 6 जुलाई सन 1972 को एक 21 वर्षीय फ्रांसिस गुडेल ने ऑकलैंड से सैक्रामेंटो जाने वाले पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया। उस समय फ्रांसिस गुडेल के पास 2 पिस्तौलें थीं और उसने फिरौती में $4,55,000, एक पैराशूट और स्काई डाइविंग के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक की डिमांड की। वियतनाम युद्ध के दौरान अपने अनुभवों के कारण वह PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित था और उसने दावा किया कि वह युद्ध के समय अपने द्वारा किए गए अपराधों से खुद को मुक्त करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के गरीब बच्चों को पैसे देना चाहता था, लेकिन वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसी के साथ एक ऑफ ड्यूटी हाईवे पेट्रोलमैन ने एक यात्री के रूप में यात्रा करते हुए गुडेल को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया और गुडेल को इस हवाई हाईजैकिंग के लिए 30 साल की सजा सुनाई जाएगी। बात 13 जुलाई सन 1972 की है, जब फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क जाने वाली नेशनल एयरलाइंस की प्लेन को 34 वर्षीय माइकल स्टैनली ग्रीन और उसकी 24 वर्षीय साथी लुल्सेड टेस्फा, इन दोनों ने साथ मिलकर हाईजैक कर लिया था। माइकल ग्रीन और लुल्सेगेड टेस्फा ये दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इथियोपियाई छात्र थे जिन्होंने वॉशिंगटन DC में रूममेट्स के रूप में एक साथ रहते हुए ये योजना बनाई थी। उन दोनों ने विमान को न्यूयॉर्क के पास पहुंचते ही उसका हाईजैक शुरू कर दिया और विमान को फिलाडेल्फिया वापस लाने की मांग की, जहां उन्होंने $6 लाख और 3 पैराशूट की मांग की। सरकार द्वारा उनकी सभी डिमांड को मानकर फिरौती की मांग को पूरा करने में 6 घंटे से अधिक तक का समय लगा, जिससे प्लेन की बिजली भी चली गई और विमान में सवार सभी यात्रियों का गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्हें फिरौती की रकम मिलने के बाद यात्रियों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन दोनों ने 4 एयर होस्टेस और विमान के सभी पायलटों को बंधक बना लिया। और जब विमान टेक्सास के लेक जैक्सन में एक छोटी सी हवाई पट्टी पर उतरा तो ग्रीन और टेस्फा कुछ ही देर बाद अपने हाथ ऊपर करके बोइंग 727 की पिछली सीढ़ियों से बाहर निकले और एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी FBI एजेंटों के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में ग्रीन को 50 साल की जेल की सजा और टेस्फा को 60 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जहां ग्रीन को साल 1984 में और टेस्फा को साल 1982 में रिहा कर दिया गया। पांच सितंबर सन 1972 को 39 वर्षीय मेलविन M. फिशर, जो ओक्लाहोमा का एक बेरोजगार चित्रकार और पूर्व बूटलेगर था, जिसने ओक्लाहोमा सिटी से डलास जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया। फिशर ने उसके एवज में $5,50,000 और एक पैराशूट की मांग की। हालांकि मूल रूप से प्लेन को डल्लास में उतरने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन खराब मौसम ने विमान को वापस ओक्लाहोमा सिटी लौटने के लिए मजबूर कर दिया।
जहां फिशर को उसकी फिरौती के सिर्फ $2 लाख ही मिले। फिर भी वो इस राशि से सेटिस्फाई होकर उसने 51 यात्रियों सहित 3 एयर होस्टेस को भी रिहा कर दिया और एक एयर होस्टेस और उड़ान चालक दल के 3 सदस्यों को बंधक बनाकर रखा। और फिर उसने विमान को ओक्लाहोमा सिटी के आसमान में ही चक्कर लगाने का आदेश दिया। उस प्लेन में पिछली सीढ़ियां नीचे होने और पैराशूट पहने होने के कारण फिशर अपनी छलांग के लिए कोई प्रॉपर लैंडमार्क नहीं खोज पाए और छलांग लगाने के लिए उनका साहस टूट गया, जिसके बाद उन्होंने चालक दल के सामने अपना आत्मसमर्पण करके उनसे कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, और तब उसे भी अरेस्ट करके सितंबर 1972 में एक मुकदमे के बाद फिशर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन आपके भी मन में एक सवाल तो जरूर चुल मचा रहा होगा कि आखिर इतनी सारी प्लेन हाईजैकिंग और हर एक हाईजैकिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम डैन कूपर उर्फ डीबी कूपर, तो आखिरकार ये डीबी कूपर था कौन? इसने ऐसा क्या किया था कि उसका नाम सभी प्लेन हाईजैकिंग में आ रहा है? तो आइए चलिए जान लेते हैं। वैसे तो इतिहास में आज तक घटी कई मिस्टीरियस वारदातें ऐसी भी हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। तो ऐसी ही एक गुत्थी डीबी कूपर नाम के शख्स की भी होती है। वह एक ऐसा रहस्यमयी इंसान था जिसके बारे में 52 साल बाद भी कई तरह के दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि वह टाइम मशीन से आया था, तो कोई उसे एलियन कहता है। आज से 53 साल पहले उसने एक प्लेन हाईजैक किया और करोड़ों की फिरौती लेकर हवा में ऐसे गायब हुआ कि आज तक न ही उसकी लाश मिली और न ही कोई सुराग। यहां तक कि उसका कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिल पाया। जी हां, तो ये घटना दिनांक 24 नवंबर सन 1971 की है। Hijacker D.B. Cooper, the first break in the only unsolved airplane hijacking in United States history, came on a Columbia River beach. Hijacker, calling himself D.B. Cooper, jumped from an airliner in flight and demanded a $200,000 ransom and a parachute. 305, we have a hijack in progress. He said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we all be dead. What really happened to D.B. Cooper? You believe that your uncle was D.B. Cooper. But there has never been a trace of Cooper or his true identity. It doesn't feel good to acknowledge that this is the only unsolved skyjacking in American. जब डैन कूपर नाम का एक आदमी काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक बिजनेसमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से फ्लाइट 305 की बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सियाटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। और जिस समय की ये बात है, उस समय अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के अधिक इंतजाम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं हुआ करती थी। इन्हीं सब वजहों से डैन कूपर अपने बैग को बड़ी ही आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल होकर एक आम मुसाफिर की तरह ही अपनी सीट 18E के लास्ट रो पर बैठ जाता है। समय दोपहर के 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से अपनी तय समय पर उड़ान भरती है और उड़ने के कुछ ही देर के बाद डैन कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। वैसे तो उनके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे अपने प्लान में लग जाते हैं। तभी डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी एक 23 वर्षीय फ्लोरेंस शाफनर नाम की एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उसे एक चिट्ठी देते हैं। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि डैन कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो मुस्कुराकर उसे अपने जेब में डाल लेती है। लेकिन फिर डैन कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वह चिट्ठी पढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही वो फीमेल एयर होस्टेस उस चिट्ठी को अपने जेब से निकालकर पढ़ती है, वैसे ही उसके चेहरे का हाव भाव अचानक से बदल जाता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड वॉन्ट यू टू सिट बाई मी। मतलब मेरे बैग में बम है और एयर होस्टेस को अपने पास चुपचाप बैठने को कहा गया था। इसके बाद वो एयर होस्टेस घबराकर उसके पास बैठ जाती है और डैन कूपर को बम दिखाने को कहती है,
तभी कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग को उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट, 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए आज शाम 5 बजे तक चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा। लेकिन अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। तभी एयर होस्टेस फ्लोरेंस शैफनर अपनी सीट पर से उठकर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सियाटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड नायरॉप तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद यह खबर प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉप के जरिए FBI और पुलिस तक पहुंचाई जाती है और तब तक तो उन सभी को पता लग ही चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। पायलट को यह सूचना देने के बाद एयर होस्टेस जब दोबारा प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बड़े ही आराम से अपनी सीट पर बैठा हुआ है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को उस बात की बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी कि जिस प्लेन में वो सफर कर रहे हैं वो प्लेन तो हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान और अपने एयरलाइंस की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए डोनाल्ड नायरॉप द्वारा डैन कूपर की सभी डिमांड को मान लिया जाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या पैसे इकट्ठे करने की थी और समय भी आधे घंटे का ही था। इसलिए पायलट को ऐसा कहा गया कि प्लेन में माइनर सी प्रॉब्लम का बहाना बनाकर अगली सूचना मिलने तक प्लेन को आसमान में ही उड़ाते रहो। ऐसा करने से आधे घंटे का सफर 3 घंटे का हो जाता है और वे सभी बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए बैंक से पैसों का इंतजाम करके पूरे $2 लाख को $20 की नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। समय शाम के 5:39 पर प्लेन सियाटल के एयरपोर्ट पर सही सलामत लैंड करता है और कूपर की मांग के मुताबिक उसे पैसे और पैराशूट मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी के सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। उन सभी को प्लेन से उतारने के बाद 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस टीना मकलो को प्लेन में ही रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। और इधर FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उन्हें प्लेन को रीनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। उसके बाद डैन कूपर हवाई सीढ़ी यानी एयर स्टेयर कैसे खुलता है, इसके बारे में एयर होस्टेस टीना मकलो से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट के अंदर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। और तकरीबन रात 8 बजे के करीब एयर स्टेयर खुलती है, जिसके कारण कॉकपिट में लगा वार्निंग अलार्म जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट को लेकर जहाज से कूदकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। डैन कूपर के प्लेन से कूद जाने के 2.25 घंटे बाद 10:15 पर खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI के एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर तो भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से डैन कूपर की टाई और टाई का क्लिप और उसके द्वारा मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को भी अपने साथ ले गया होता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दी गई चिट्ठी भी शामिल थी। इधर कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉरजैक नाम से एक टीम तैयार करके उसकी खोज शुरू की जाती है। अब समस्या ये थी कि आखिरकार डैन कूपर दिखता कैसा था, क्योंकि किसी के पास उसकी कोई तस्वीर तो थी नहीं। इसलिए उसे देखे गए फ्लाइट के पैसेंजर, आई विटनेस
और कैबिन क्रू मेंबर से जानकारी लेकर स्केच तैयार करने वाले एक्सपर्ट को बुलाकर स्केच बनवाया जाता है और दिनांक 28 नवंबर 1971 को उसका पहला स्केच तैयार किया गया। लेकिन सभी आई विटनेस ने कहा कि ये वैसा नहीं दिखता था। फिर दूसरा स्केच बनाया गया, लेकिन उसे भी फेल कर दिया गया और तीसरा स्केच बनाने में तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता है और दिनांक 2 जनवरी 1973 में जाकर यह स्केच बनकर तैयार हो जाता है, जो बिल्कुल डैन कूपर जैसा ही दिखता था। इसलिए उसी स्केच की हेल्प से डैन कूपर जहां पर कूदा था उस इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक उसकी खोज चलती रही और बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई अता पता नहीं चलता और कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है। लेकिन यहां पर आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम तो डैन कूपर था, तो फिर उसका नाम डीबी कूपर कैसे पड़ा? जब ये घटना हुई तो उसका नाम पूरी मीडिया में छा गया था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर जेम्स लॉन्ग ने जल्दी जल्दी में नाम को गलत सुनकर उसने डैन कूपर की जगह उसका नाम डीबी कूपर लिखकर छाप दिया और लोगों को भी ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर पड़ गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहां पर द बुलशिट एसिमेट्री नामक थ्योरी के अनुसार कोई भी इंसान जो सबसे पहले सुनता और देखता है वो उसे ही सच मान लिया करता है, फिर चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिफ्यूट बुलशिट इज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बिगर देन टू प्रोड्यूस इट। इसके बाद कूपर जिस तरीके से प्लेन से कूदा था उससे तो FBI को यही लगता था कि कूपर ने जरूर किसी न किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी। इसलिए वहां के सभी ट्रेनिंग स्कूलों में भी पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड भी चेक किए जाते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिलती। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग और FBI ये मानने लगे कि शायद लैंडिंग के दौरान प्लेन से कूदने पर वो पानी में गिरा होगा और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई होगी, क्योंकि उसके कंधों पर लदा पैसों से भरा बैग काफी वजन था। और जब यह हुआ तो उस समय ठंड का महीना था, लेकिन सर्च कर रही टीम को उसकी मौत का कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश कभी मिली, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। और समय के साथ कूपर का मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन उस घटना के 8 साल बाद यानी 10 फरवरी सन 1980 को 8 साल के ब्रायन इंग्रम नाम के एक बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी जमा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। लेकिन बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण वो नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित बचे थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो वही नोट है जो उस रात कूपर को फिरौती के तौर पर दिए गए थे। जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाकर और भी नोटों को खोजा गया, लेकिन अफसोस $5,800 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। कोलंबिया में घटी इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ ली। अब सवाल यह था कि आखिर ये नोट यहां तक कैसे पहुंचे। तो इस पर काफी विवाद भी हुआ। इस बात पर सबकी अपनी अलग अलग राय थी। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे गए नोटों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होगा और उन्हें यहां रेत के नीचे छुपाकर रख दिया होगा। और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहां आ गए होंगे। उस समय ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर की प्लेन हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में कई वर्षों तक बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन किसी को कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया। इसी वजह से प्लेन हाईजैकिंग के 45 सालों बाद यानी सन 2016 में इस केस को FBI द्वारा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो आखिर डैन कूपर उर्फ डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया, इस बारे में तो कभी भी किसी को कोई पता नहीं चल पाया।
लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया, और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक फेमस नाम बन गया था जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। तो ये थी एक असली प्लेन हाईजैकर डैन कूपर, और उसी की तरह 13 नकली प्लेन हाईजैकर डैन कूपर की शुरू से लेकर प्लेन से कूदने तक का सफर। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि ये जितनी भी हाईजैकिंग की वारदात हुई थी वो सभी डैन कूपर यानी डीबी कूपर से मोटिवेट होकर ही हुई थी। तो इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।